गुड मॉर्निंग। आज हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला टॉपिक है, मनरेगा बिल को रिप्लेस करने के लिए नया बिल ले आई है गवर्नमेंट, जिसका नाम रखा गया है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और वी बी जी राम जी बिल 2025, इसका ये नाम है। ऑलराइट, ये देखिए, या तो इसका नाम गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के नाम से जाना जाए ग्रामीण, और या फिर इसको वी बी जी राम जी बिल 2025। राइट, ये बिल्कुल रिप्लेस कर देगा आपके मनरेगा बिल 2005 वाले को। ओके, और इसमें मनरेगा को एक तरह से रिप्लेस क्या कर देगा, रीनेम कर दिया गया है, और कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। वो मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ। पहला है नंबर ऑफ़ डेज़। जो स्टैचूटरी गारंटी है 100 डेज़ के वर्क की, उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले 100 दिन का काम मिलता था स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को, उसको अब एक मतलब अनस्किल्ड लेबर को मिलता था, उसको अब 125 दिन का मिलेगा। पहला तो ये चेंज किया। दूसरा, पेमेंट का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। पहले जो पेमेंट मिलता था, जो वेजेस दिए जाते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। वेजेस का परसेंटेज देख लेते हैं। वेजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, वो अनस्किल्ड लेबर अगर कोई काम कर रही है तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी फंडिंग आती थी। अगर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर अगर उसमें काम कर रही है तो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी उसकी सैलरी, और 25% कंट्रीब्यूशन किसका रहता था, स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन रहता था। ऑलराइट, नेक्स्ट, और भी खर्चे थे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बटे हुए थे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, तो देखो और पैसे क्या क्या शेयर्ड होते हैं। वेज का तो मैंने आपको बता दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी शेयर की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी स्टेट की ही लगती है, तो 6% पैसा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं। मटीरियल कॉस्ट, कोई भी प्रोजेक्ट मनरेगा के अंदर बन रहा है तो उसकी मटीरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, तो मटीरियल कॉस्ट 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 25% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ऑलराइट, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे की कहानी आगे देख लेते हैं। नई फंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ये देखो क्या क्या चेंजेस किए हैं। 125 दिन 100 की जगह पर कर दिए हैं। और जो फिजिकल बर्डन है पैसे का, मैंने शेयरिंग बता दी थी पहले, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, अब उसको 100 स्टेट गवर्नमेंट भी देखेगी। 60 दिन नो वर्क पीरियड रहेगा ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन। जब खेती में जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है, तो पीक एग्रीकल्चर सीजन जब होगा तब 60 दिन का नो वर्क पीरियड रहेगा, मतलब छुट्टी 60 दिन की। और नॉर्मेटिव अलोकेशन, अनलाइक मनरेगा डिमांड बेस्ड लेबर बजट की जगह पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स्ड कर देगी स्टेट वाइज एलोकेशन। ये एक तरह से बॉटम अप अप्रोच को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा क्रिटिक बोल रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट बताती थी कि भैया इतने हमें लेबर की ज़रूरत है, इतना पैसा चाहिए। अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, खुद ही से फिक्स कर देगी स्टेट वाइज अलोकेशन। तो इसको थोड़ा सा ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑल राइट, जो नई फंडिंग का क्या रूल है देखो, 90% और 10%। नॉर्थ ईस्ट के और हिल स्टेट्स के लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, उन्हीं की तरह फंडिंग की जा रही है। 100% दिया जाएगा 4 यूटीज़ के लिए, नहीं समझे। और 60-40% रहेगा रिमेनिंग 19 बिग स्टेट्स प्लस यूटीज़ विद लेजिस्लेशन। कौन लेजिस्लेचर की कौन कौन सी यूटीज़ हैं, JNK, दिल्ली एंड पुद्दुचेरी। ऑलराइट, तो बाकी इन सब लोगों के लिए 60-40 रहेगा, बाकी का 100% 4 यूटी बची उनके लिए, और 90-10 नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स के लिए, है ना। हिल स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड है आपका, और हिमाचल प्रदेश है, ये सब आ जाएंगे उसमें। इसमें लिखा भी हुआ है आई थिंक, लेट्स सी। हाँ, इसमें नहीं लिखा है, अब मैं आगे बता दूंगा, आगे आएगा तो। नेक्स्ट है, ये फंडिंग का इशू उन्होंने यही बताया है कि मतलब पहले क्या होता था कि हिल स्टेट में उत्तराखंड आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा। ऑल राइट, तो इसमें हिल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 8 यूटीज़ हैं सपोज।
4 को तो 100% मिलेगा, और 2 को मिलेगा आपका क्या, आ, एक सेकंड रुको, इसमें 2 यूटीज़ इसमें आ जाएंगे, J&K, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ऑलराइट, 60-40। अब बचे 3। तो जम्मू कश्मीर को इन्होंने बिग स्टेट्स का, हिल स्टेट्स का पार्ट मान लिया, ऑलराइट। तो थोड़ा सा ये याद रखना है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक हिल स्टेट्स का पार्ट मान लिया गया है इसमें। तो इतना किया जाएगा। और ये मतलब ये बोल रहे हैं कि जो TDP है, तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश में, उसमें 6 गारंटी दी थी, फ्री LPG देंगे, फ्री बस देंगे, और ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, इस सब का पार्ट है। तो इसकी वजह से तो मतलब फाइनेंशियल इशू आता ही है, मतलब फाइनेंस का इशू आएगा, उसके लिए ये बोला गया है, इसको आगे देखेंगे, ऑलराइट। मनरेगा नीड्स रिफॉर्म, मतलब ये खुद मान रहे हैं कि मनरेगा में रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन सेफ्टी नेट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने बता दिया, इसको रिप्लेस कर देगा। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब ये वेलकम मूव बता रहे हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाएगी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, GPS यूज किया जाएगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, मोबाइल बेस्ड वर्क साइट मॉनिटरिंग की जाएगी, है ना। तो ये फ्रॉड वगैरह ना हो, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। और तारीफ़ की गई है कि 389 करोड़ परसेंट डेज वर्क 2020-21 में और 21-22 में कोविड के टाइम पे इन्होंने जनरेट किया, तो उसके लिए तारीफ़ की गई। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी नया बिल लाने से, वो इन्होंने बताया। पहला है पुअर फिजिकल साइंस, मतलब स्टेट्स पे फिजिकल बर्डन बेमतलब में आ जाएगा, ये बताया जा रहा है। दूसरे में ये कह रहे हैं कि कुछ फंड करे सब्सटेंशियली, कुछ स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करे सब्सटेंशियली, जिसमें कि मनरेगा, PM फसल बीमा योजनाएं, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा पैसा सरकार दे सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी की सब में कम पैसा भी देगी तब भी काम चलेगा, ऑलराइट। तो ये इसमें एक सलाह दी गई है ना। छोटी मोटी स्कीम में कम पैसा दे दे, लेकिन जो जिनकी ज़रूरत है सब्सटेंशियली फंड करने की, जैसे PM फसल बीमा योजना हो गई, महात्मा गांधी नरेगा हो गई, ऑलराइट। तो इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तीसरा है कि जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल नहीं है, बॉटम अप अप्रोच को भी चेंज किया जा रहा है। ये मैंने आपको भी ऊपर बता दिया था, ये जो बॉटम अप अप्रोच थी उसको चेंज कर दिया जा रहा है, ऑलराइट। ये नॉर्मेटिव अलोकेशन, डिमांड बेस्ड लेबर की जगह पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स्ड कर देगी स्टेट वाइज अलोकेशन। तो एक इशू ये बताया जा रहा है। तो ये सारी इश्यूज़ हैं इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CIC, नया CIC अपॉइंट किया गया है और 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, है ना। तो RTI एक्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें। RTI एक्ट 2005 में आया था। RTI एक्ट कहता है कि एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए और 10 एडिशनल कमिश्नर हो सकते हैं, ठीक है, अदर कमिश्नर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसकी कमेटी बनती है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में दे रखा है। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर, ये रिकमेंड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर जो बता देगा वही कैबिनेट मिनिस्टर लिया जाएगा। तो इस बार की कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब अमित शाह को कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर इसमें लिया गया है। क्लियर है कि नहीं। और अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो 1 CIC और 8 ICs का अपॉइंटमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, सॉरी, है ना। RTI एक्ट की बात करते हैं तो इसमें 6 चैप्टर हैं, 12 शेड्यूल है, सॉरी 2 शेड्यूल्स हैं और 31 सेक्शंस है, जिसमें लास्ट वन को रिपील कर दिया गया है। चैप्टर 1 के अंदर क्या दे रखा है, प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल्स, कि इसका मतलब एक्ट का टाइटल क्या होगा वो दे रखा है, इसका एक्सटेंट क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया में ये लगाया जाएगा, एंड कमेंसमेंट किस तारीख को ये कमेंस होगा, प्लस कुछ डेफिनेशंस इसमें दी हुई हैं कि किसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो इसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। चैप्टर 2 में इन्होंने दे रखा है RTI की डेफिनेशन क्या है, RTI प्लस ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक अथॉरिटीज़ की क्या ऑब्लिगेशन होंगी, है ना, और किस मेथड से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन इनको डिस्बर्स करनी है, प्लस कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। चैप्टर 3 कहता है CIC, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, क्या क्या होगा, उसी चैप्टर 3 में ही आपका सेक्शन 12 के थ्रू ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सेक्शन 12 के थ्रू ये अपॉइंटमेंट किए गए हैं। चैप्टर 4 में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश होते हैं। चैप्टर 5 में बताया गया है कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन कमीशन।
चैप्टर 6 में मिसलेनियस चीज़ें दे रखी हैं। तो चूँकि 3 मेंबर का पैनल बना था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, अमित शाह थे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी यही कह रहे जाति जाति जाति, बोले ओबीसी नहीं, एससी नहीं, एसटी नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये जाति 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 के ही उसमें फंसे हुए हैं अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। ऑलराइट, इसका क्या मतलब था, हायर एजुकेशन कमीशन ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे, अलॉन्ग विद 3 काउंसिल भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इनका क्या होता है, क्या काम होता, ये लोग रेगुलेट करते, एक्रीडेट करते, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बनाते और ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन के लिए काम करते, है ना। तो लेकिन इस बिल को कहाँ पे भेज दिया गया है, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट कमेटी मतलब जिसमें राज्यसभा के भी मेंबर होंगे और लोकसभा के भी मेंबर होंगे। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे, नई चेंजेस होंगे, इसको अपन लोग जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी पास करके भेजेगी तभी देखेंगे। बस इसको दिमाग में रखना कि भाई इस तरह का कोई बिल आने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश ने लास्ट ऑफ इट्स माओइस्ट को मतलब ख़त्म कर दिया है एक तरह से। तो इसमें ये लोकेशन के लिए 3 लोकेशन आप याद रखना मध्य प्रदेश की, ये है डिंडोरी, मांडला, बालाघाट। तो यहाँ पे माओइस्ट आइडियोलॉजी के लोग बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे। माओइस्ट क्या है, ये कम्युनिस्ट का एक ऑफशूट है। माओ जेदोंग ने ये लेके आया था, माओ जेदोंग, स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना। माओ जेदोंग ये लेके आया था। इसका क्या नाम था, ये करना चाहते थे वायलेंस प्लस अप्रूट द गवर्नमेंट, मतलब इतना वायलेंट करो और सरकार को उखाड़ फेंको, है ना, रेडिकल चेंज लेके आओ। तो भाई चेंज तो ये कुछ ला नहीं पाए और ये बन गए क्या, धीरे धीरे करके इलीगल स्मगलर्स और ये सारी चीज़ें बन गई। जैसे टेंडू लीव के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे जो पैसा लेते थे, है ना, नक्सल से मध्य प्रदेश में। अब चूंकि इनकी थोड़ा पुलिस ने वो कस दिया तो इनको टेंडू का जो लेवी ये कलेक्ट करते थे वो नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे करके ये लोग गायब हो गए। इन्होंने स्पेशल एंटी नक्सल ऑपरेशंस किए गए, पंकज श्रीवास्तव ने, ड्रोन्स और यूएवीज का यूज़ किया गया, धीरे धीरे करके इनको ख़त्म कर दिया। तो मुद्दा ये था कि ये चले थे रेडिकल चेंज लाने के लिए, सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, और बन गए क्या, ये नक्सलवादी, टेररिस्ट टाइप, एक तरह से मिलिटेंट्स बोल सकते हैं एक तरह से, बट दे आर ओवर ओन पीपल। तो इसीलिए चूंकि हमारे खुद के आदमी हैं, तो ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी, इन्होंने सरेंडर करवाया इन लोगों से, तो इनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं। क्योंकि ये अपने खुद के लोग हैं, भूले भटके युवा हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट किल देम लाइक टेररिस्ट, है ना। तो इनको क्या करना है, रिहेबिलिटेट किया जाता है अगर ये सरेंडर कर देते हैं तो, है ना। रिहेबिलिटेट में इनको क्या दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, फिर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ना, घर वगैरह दिए जाएंगे, होम्स दिए जाते हैं भाई, यार आराम से रह पाओ, जिससे कि ये वापस न चले जाए गरीबी की रेखा में और फिर से नक्सलवादी न बन जाए। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए की जाती हैं। तो बहुत अच्छा है, ये केस स्टडी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और इन एग्जांपल्स को आप यूज़ कर सकते हैं जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ऑलराइट, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है ये जॉब्स का है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मनरेगा में आप देखोगे तो पैसा कैसे कैसे बढ़ता गया है। यहाँ पे आ गया था कोविड, है ना। कोविड में एक साथ चूंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ था, है ना, जो लोग माइग्रेंट्स थे वो अपने अपने घर वापस आए, तो क्या करते बेचारे, मनरेगा में इनरोल हुए। तो इस रीजन में आप देखोगे इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसा इंक्रीज़ करना पड़ा था, 70,000 से सीधे हम 98 लाख तक, 98,000 करोड़ तक हम पैसा देने लगे थे मनरेगा में। तो एलोकेशन इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज्ड एलोकेशन। ये क्यों हुआ था, ये हुआ था आपका ड्यू टू कोविड। अब चूंकि कोविड के बाद, कोविड हमने कंट्रोल किया धीरे धीरे करके 21, 22, 23, 24 साल तक आते आते, तो ये एलोकेशन वैसे तो प्री कोविड टर्म्स से देखें तो बढ़ा हुआ है, 71,000 करोड़ से ऑलरेडी 86,000 करोड़ है, इंक्रीज्ड है, बट एज परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है।
देख पा रहे हो ना आप, पहले 98 था, फिर इतना था, फिर इतना था। ये डिक्रीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग माइग्रेंट्स मतलब जॉब छोड़कर गए थे अपने अपने नेटिव स्टेट्स में, वो अब वापस जॉब करने के लिए जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसको आप ऐसे मत लो कि जैसे कि अपोजिशन वाले बताते हैं क्या मनरेगा का लोकेशन कम कर दिया, हाय तौबा, इस तरह से हम नहीं ले सकते। बट हमें इसको इस तरह से देखना है कि जो लोग बेरोजगारी की वजह से मनरेगा में आए थे, अब वो धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे हमें पैसे की कम ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से भी हम इसको एक तरह से देख सकते हैं। तो वही ये कहानी है। नेक्स्ट हम न्यूज़ कवर करते हैं। एंड पावर, न्यूक्लियर पावर बिल लेके आए हैं। हमने इस बजट में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें हमने 20,000 करोड़ रुपए दिए थे। ये हमको न्यूक्लियर पावर में खर्च करने थे बाई 2047, आज़ादी का अमृत काल। इसमें हमें 1000 गीगावाट पर अपनी न्यूक्लियर पावर को लेके जाना है ना। तो इसके लिए हमें ज़रूरत थी कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1962, इसमें हमें रेडिकल चेंजेस करने थे। एंड सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इसमें हमें चेंज करने थे। ये एक्ट लेके आई थी कांग्रेस। इन्हीं लोगों के चक्कर में हमारा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो बढ़ नहीं पाया था। इसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, हमने क्या किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये आप लोगों को याद होगा, 1998 में हमने किया था। तो इससे हम क्या बन गए थे, न्यूक्लियर पावर बन गए थे। ऑलराइट, न्यूक्लियर पावर बने तो इसके फॉलो क्या हुआ, सैंक्शंस। पूरे दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन इन सैंक्शंस से काम नहीं चला। ठीक है, तो दुनिया को लगा कि यार इंडिया वाले तो रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। प्लस वो जो था, जो यूएसए का प्रेसिडेंट था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बुश, आई थिंक प्रेसिडेंट बुश, उसने हमको प्रॉमिस किया कि चलो इनके सैंक्शंस हटा देते हैं। ऑलराइट, तो 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया और सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ऑलराइट, इंडिया यूएसए के बीच में हो गया। तो उसके बाद से क्या होना चाहिए था, हमें यूरेनियम की सप्लाई मिलने लगी थी। तो हमारे साथ क्या हो जाना चाहिए था कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम है वो न्यूक्लियर पावर स्काई रॉकेट कर जानी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके बाद ये कांग्रेस ही क्या लेके आ गए थे, सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इसके थ्रू क्या था कि जो जो लाइबिलिटी है, भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के इक्विपमेंट जितने भी आने थे वो विदेश से आने थे। तो लाइबिलिटी थी वो इन इक्विपमेंट को सप्लाई करने वाले कंपनीज पे लगा दी गई थी कि कोई भी हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट में फेलियर होगा तो तुम जो इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हो इन कंपनियों को हमें डैमेज पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। तो जब ऐसा हुआ तो कोई भी कंपनी आने को तैयार नहीं, बोले हम क्यों देंगे यार, तुम्हारे यहाँ हम इक्विपमेंट सप्लाई कर दे रहे हैं, बेस्ट इक्विपमेंट। अगर तुम रन कर रहे हो, किस तरह से रन कर रहे हो, ओवर पावर पर रन कर रहे हो, अगर फेल हो जाता है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ को वो करने के लिए। नहीं समझे? तो उन्होंने इस चक्कर में, केवल और केवल लाइबिलिटी के चक्कर में, नो कंपनी केम एक्सेप्ट रशिया। रशिया ने कूडनकुलम में प्लांट बनाया तमिलनाडु में। इसमें इन्होंने यही बोला था कि भाई तुम लाइबिलिटी हमसे कह रहे हो, लाइबिलिटी हम दे देंगे, हम बनाएंगे भी और मतलब ऑपरेट भी हम ही करेंगे। तो इस प्लांट में, कूडनकुलम प्लांट में, ऑपरेट भी रशियंस ही करते हैं इसको। ठीक है कि नहीं? तो कोई वो नहीं हुआ है ना। अब तुम बेवकूफ़ों की तरह ऑपरेट करोगे और कोई डैमेज हो जाएगा तो थोड़ी ना कंपनी लाइबिलिटीज़ देती रहेंगी। नहीं समझे? तो इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ था, अब तक कोई भी प्राइवेट कंपनी आई ही नहीं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमारा शेयर रहा वो बहुत ही कम रहा है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो इसी को करने के लिए हम लोग शांति बिल लेके आए हैं, SHANTI, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। तो ये हम क्यों लेके आए हैं कि जो हमने जो स्कीम लेके आए थे 2000 करोड़ वाली, इसी को इन्फोर्स करने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। इट वॉज प्रोमिस्ड, हैंस इट हैज़ बीन ब्रॉट। राइट, तो ये रिप्लेस कर देगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट को और सिविल लाइबिलिटी इन एक्ट को। राइट, तो इसमें ये सारे प्रोविजंस होंगे और 100 गीगावाट का टारगेट हम कर लेंगे। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, SMRs, 300 मेगावाट से कम के, वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे।
ठीक है कि नहीं। और ज़्यादा के भी किए जाएंगे, बट मेन फोकस इन पर रहेगा क्योंकि इनसे डैमेज कम होने की संभावना रहती है। ठीक है, और इसको आगे देखेंगे। गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो। भले ही यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन गुड्स का जंप हुआ है। वो उन गुड्स का हुआ है, उन गुड्स की वजह से हुआ है जिन पे चाइना यूएसए ने कम टैरिफ लगाए हुए हैं, नहीं समझे, दोज हु हैव नॉट बीन अफेक्टेड बाई टैरिफ्स ऑफ ट्रम्प, है ना। तो 19% जंप हुआ है, एडेड बाई इसके लिए हेल्प किससे मिली है, वीकर रुपी से। इसीलिए ये जो वीकर रुपी है, आरबीआई ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि अगर रुपी वीक है तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, है ना। तो वही हुआ है। तो रुपी वीक हुआ है तो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी चाइना में, यूरोप में, यूएसए में। पर यूएसए में पर्टिकुलरली देखा जाए फॉर दोज प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैरिफ, है ना। तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, 24 बिलियन ही रहा। और ड्रिवन बाई इंजीनियरिंग गुड्स, ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स ही हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं, और ये तो बेकार की बातें हैं। और इंडिया का शिपमेंट यूएसए, ये भी बेकार की बातें हैं, क्योंकि ये नंबर्स नहीं पूछे जाएंगे। बस आप ये याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि ड्यू टू ट्रम्प्स टैरिफ आवर गुड्स इम्पोर्ट हैव एक्सपोर्ट्स हैव बीन अफेक्टेड नेगेटिवली, तो ऐसा नहीं है। नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं, दैट इज़ श्योर, लेकिन हम पॉजिटिव जंप भी आया। ऐसा थोड़ी एक दरवाज़ा बंद होगा तो हम उधर से देखेंगे। हाँ, इंडिया इज़ एक्सप्लोरिंग मोर मार्केट्स, है ना। ओमान के साथ हम देखेंगे तो ओमान के साथ भी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, तो इस तरह से हम नए अवेन्यूज़, नए मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट देखें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंडिया में नए लो तक पहुंच गया है, 4.7 हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो पब्लिश होता है क्वार्टरली एंड एनुअली, लेकिन पिछले अप्रैल से मंथली भी हम इसका डाटा देने लगे हैं, ठीक है कि नहीं। तो अक्टूबर में 5.2% था, अब ये और कम हो गया है मंथली, है ना। इससे क्या क्या इंडिकेशन मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने से? इससे पता चलता है कि हमारी जो लेबर मार्केट है की कंडीशन है वो स्ट्रेंथन हो रही है, मतलब लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड है, लोग लेबर को हायर कर रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द गेन्स इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया में आदमियों को काम ज़्यादा मिल रहा है। राइजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन, औरतों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ रूरल लेबर डिमांड, तो गाँव की में लेबर डिमांड की भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये सारे इंडिकेशंस इससे मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। 15 से ऊपर तक के लोगों का देखा जाए तो अप्रैल से ही मैं बता दिया आपको कि अप्रैल से ही मंथली डाटा हम लोगों ने पब्लिश करना स्टार्ट किया है, ठीक है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इसको। ट्रेंड याद रखना, ऐसा बोलो, ऐसा पूछ लें कि नवंबर में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई रहा, ये रहा, नहीं, कम रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लेशन की। तो हमारा इन्फ्लेशन 0.25 रहा था अक्टूबर में, ये बढ़ के कितना हो गया है 0.75 नवंबर में। स्टिल इट इज़ वेरी लो, बहुत कम है। अगर वैसे देखा जाए तो देखो, इसके ट्रेंड्स को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सीपीआई की बात करते हैं तो इसको एनएसओ रिलीज़ करता है। एनएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, ठीक है। अक्टूबर में 0.25% था, नवंबर में 0.71% हो गया। स्टिल जो हमारा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट सेट करते हैं उसका है 4% ±2, मतलब 2% से लेकर 6% की रेंज हमको मेंटेन करके चलनी है, उससे ये बहुत कम है। ये सीपीआई किस चीज़ को मेजर करता है, ये रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, मतलब बायर्स कॉस्ट को बताता है, जो हम सामान खरीदने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट को ये मेजर करता है। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं आपके, फूड आइटम्स एंड फ्यूल, उसी की वजह से ये फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिलते हैं। इसमें सर्विसेज एंड टैक्सेस को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडेड, ऑलराइट, जो कि होलसेल में नहीं रहती हैं। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को देख लेते हैं। इसको पब्लिश कौन करता है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ऐसे करके कुछ आई थिंक, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये होलसेल कॉस्ट को देखता है, होलसेल प्राइस, थोक विक्रेता, सेलर्स की कॉस्ट का ये मेजर करता है कि बेचना, जो सामान बेच रहा है उसमें कितना इन्फ्लेशन आ रहा है। इसमें हम बल्क गुड्स को ट्रेस करते हैं और इसमें सर्विसेज एंड टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऑलराइट। इतना मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी रीज़न क्या है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मतलब जो सी
CPI है, सॉरी, CPI इन्फ्लेशन है, उसमें अगर आप देखोगे तो फूड प्राइसेस की वजह से जो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें फूड प्राइसेस की वजह से ही ये हमारा इतना लो चल रहा है। अगर आप देखो तो पिछले 6 महीने से फूड प्राइसेस बहुत कम चल रहे हैं। नवंबर में अगर आप देखो तो माइनस में फूड प्राइसेस चले गए हैं, 3.91%, स्लाइटली हायर देन अक्टूबर में माइनस में पहुंच गए थे, माइनस के 5.02%, समझ रहे हो। तो मतलब पैसे पिछले साल के मुकाबले में अक्टूबर और नवंबर में सब्जियों के पैसे और कम हो गए हैं। उसकी वजह से ही ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बहुत कम चल रहा है, केवल और केवल फूड कंपोनेंट की वजह से। ठीक है कि नहीं। अगर कोर इन्फ्लेशन को देखें तो इतना वॉलेटाइल नहीं है, मतलब इतना कम ज़्यादा नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। CPI इन्फ्लेशन को अगर आप देखो तो देखो 4% चल रहा था जनवरी में, ठीक है, सही था सही था सही था सही था, लेकिन ये कम होते होते कहाँ पे पहुँच गया आपका 0.71 तक कमी आई है एक साल के अंतर्गत। कोर इन्फ्लेशन को देखो तो कोर इन्फ्लेशन 4% ही था और अभी भी लगभग लगभग 4.4% है। पैसे बढ़े हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट मच हाई। 4% ±2 के रेंज में ही है ये। ऑलराइट। फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करो, पैसे खाने के देखो, जनवरी में आप देखोगे तो 5.97% था। पैसे खाने के कितने कम होते गए होते गए होते गए होते गए, वो माइनस के 3.9% चल रहा है इस समय नवंबर में। अक्टूबर में ये माइनस और पहुंच गया था, माइनस के 5 पॉइंट समथिंग। ऑलराइट। सुपर कोर इन्फ्लेशन ये कम ही हो रहा है। सुपर कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में मैंने आपको बता दिया था, कोर इंडस्ट्रीज़ के आइटम्स देखे जाते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, ये सारी कोर इंडस्ट्रीज इसमें देखी जाती हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीज़ें हैं, किस वजह से कम ज़्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। ऑलराइट। और इसमें अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो मैं बना दूंगा, मुझे बता देना। फिर ये आपकी ये वाली हिल्स न्यूज में है, कंधामल हिल्स, कंधामल हिल्स या कंडमल हिल्स, ऐसे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये उड़ीसा की हैं। गांजा कल्टीवेट हो रहा था यहाँ पे बुरी तरह से, इसको पकड़ा गया है। कंडमल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती हैं, ठीक है। हिल्स ऑफ कंडमल इनकी ये लोकेशन के लिए याद रखना, पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे मतलब ये देखो 60,000 किलो के लगभग कैनवस पकड़ा गया। कैनवस का मतलब क्या होता है, कैनवस को अपन लोग गांजा भी कह देते हैं, मैरिजुआना भी कह देते हैं, वीड भी कह देते हैं, सॉरी से, तो इसको मैरिजुआना। वीड एक और चीज़ को कहते हैं हम, वीड का मतलब होता है जो खेत में, जैसे ये हमने गेहूँ उगाया, ठीक है कि नहीं, तो गेहूँ के अलावा जो फर्जी की चीज़ें उग जाती हैं ना, उनको भी वीड बोल दिया जाता है। तो वो वीड भी है, और ये वाली वीड क्या है, ये गांजा वाला वीड है। ऑलराइट। तो ये आप देख सकते हैं। तो पुलिस ने मतलब कैसे पकड़ा है, कम्युनिटी अवेयरनेस लेके आए, कम्युनिटी पार्टी, सॉरी, ये CPI जो माओइस्ट आइडियोलॉजी मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, तो वही इनको पैट्रोनाइज देती थी। मतलब ये माओइस्ट चाहते थे रेडिकल चेंज करना, खुद ही गंजेड़ी गांजा बेचने वाले, इलीगल टोल वसूलने वाले, ये सब बन जाते ये लोग, है ना। तो ये सब बातें हैं इन लोगों की, ये कुछ चेंज ना करवा पाएंगे और ये खुद इलीगल एक्टिविटी करते रहेंगे। आई होप कि ये मेरे पीछे ना पड़ जाए। क्लियर है। और मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट की वजह से ही इसको पकड़ा गया है। अगर आप इसको पढ़ोगे इसमें यही सब मिलेगा। ऑलराइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, केरला में है। सबरीमाला गोल्ड स्कैंडल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सबरीमाला के जो अयप्पा, केरला का सबरीमाला अयप्पा टेम्पल है, गोल्ड थेफ्ट स्कैंडल, तो CPIM लोगों ने अब खुद ही ने पॉलिटिकली लोगों को ही अपॉइंट कर दिया था इसके बोर्ड में। ये है ट्रेवनकोर देवासम बोर्ड, TDB, मतलब जो मंदिरों की देखभाल करता था खजाने की, उसमें इस भाई साहब ने अपने ही लोगों को बैठा दिया था। ठीक है। अब सोना चोरी कर ले गए उसमें से, गोल्ड थेफ्ट, नहीं समझे। अब आप देख लो कम्युनिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं मंदिरों का पैसा अपने ही लोगों को बैठा के, और फिर इल्ज़ाम किस पे लगा देंगे ये लोग कि भाई ये BJP वाले और ये LDF वाले करवा रहे हैं, नहीं समझे, कांग्रेस वाले, उन लोगों पे इन्होंने आरोप लगा दिया है। ठीक है।
बस यही है इनका कि काम इलीगल खुद करते रहो और दूसरों पे मरते रहो। जाने देते हैं इसको। ये शांति बिल का मैंने आपको बताया, अभी न्यूक्लियर पावर के लिए हम ये शांति बिल लेकर आए थे। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका नाम हमने क्या रखा है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025। ये आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को अपन लोग रिप्लेस कर देंगे इसको। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें देखी गई हैं। ये जो नया बिल है ये क्या क्या करेगा, देखो। ये जो बिल है वो क्रिएट करेगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। वो किसको आंसरेबल होगा, वो किसी को आंसरेबल नहीं होगा, वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा। नहीं समझे, मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं, प्रेसिडेंट को नहीं, वो केवल पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज बॉडी ऑफ पीपल है ना, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ पीपल है। मतलब ये सीधे के सीधे ये जो बॉडी है वो लोगों के लिए उत्तरदायी होगी सीधे सीधे। ये रिमूव कर देगा किसको, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मोनोपोली को ये रिमूव कर देगा, है ना, ओवर ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये रिस्ट्रिक्ट करेगा किसको, इंस्टेंसेस अंडर विच न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर्स कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम सप्लायर। मतलब अब सप्लायर जो इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहा है, मैंने आपको बताया था, उसी की वजह से हमारा जो लाइबिलिटी थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। सप्लायर्स की मतलब लाइबिलिटी नहीं रहेगी, अब जो ऑपरेट करेंगे उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी। चौथा काम ये क्या करेगा, इट ऑल्सो बफर ऑपरेटर इंट्रोड्यूसिंग लिमिट्स ऑन एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज़। ऑपरेटर की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसमें भी एक बफर क्रिएट करेगा, मतलब उनकी भी लाइबिलिटीज़ को ये इस्टेब्लिश करेगा इसमें। पांचवा क्या है, ये बिल प्रपोज करता है रिवाइज्ड एंड प्रैग्मेटिक सिविल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क। प्रैग्मेटिक एक प्रैक्टिकल सिविल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाएगा, फर्जी का नहीं कि कोई भी सामान बेच रहा उसकी लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है ना। जो भी डैमेज होगा एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देगा, ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना देगा, है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगी तो इसके पास और पावर्स होंगी, मोर पावर्स विल बी गिवन टू इट। ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोली है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे एनर्जी को। प्राइवेट प्लेयर्स भी अब न्यूक्लियर एनर्जी के न्यूक्लियर पावर प्लांट बना पाएंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे चाइना ने कर रखा है ना, और कंट्रियों ने कर रखा है, फ्रांस ले लो आप, है ना, उन्होंने कर रखा है। तो हम लोगों ने चूँकि प्राइवेटाइज नहीं किया था, तो हमारा क्या है, 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ही कहाँ से आती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। और जबकि हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 3% है, सॉरी 1.5% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उससे 3% बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। इट इज़ वेरी वेरी लो। नहीं समझे, ये 3% कितना है समझ रहे हो, 100 गीगावाट का तो हमने टारगेट रखा हुआ है, अभी हम सिर्फ 8.8% गीगावाट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो 20,000 करोड़ का मिशन है 100 गीगावाट तक ले जाने के लिए, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तो रोल प्ले करेंगे ही, बट प्राइवेट प्लेयर्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ऑलराइट। और थोड़ा सा अगर इसको वैसे भी देखा जाए ना, इंडिया इज़ अ पॉपुलस कंट्री, पॉपुलेशन 1.44 बिलियन पीपल। नहीं समझे, ये ह्यूज है। अगर ये देखो, लाइबिलिटी एक्ट जो कांग्रेस लेके आई थी, मैंने आपको बताया था 2010 में, ये इसलिए लेके आया था कि अगर थोड़ा भी नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। अगर आप रशिया में जाओ, अगर आप फ्रांस में जाओ, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाओ, वहाँ लोग इतने नहीं हैं, तो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लेकिन इंडिया में अगर आप कहीं भी लगाओगे ना, सपोज ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये अगर इसका 10 किलोमीटर की रेडियस है, तो इस रेडियस के आसपास ही तुम्हें कम से कम लाखों लोग मिल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, कहीं ऐसी जगह ही नहीं मिलेगी ना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेडियस हो, वहाँ लाखों लोग ना मिल जाएं। हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन इंडिया में, तो उसके चक्कर में भी लाइबिलिटीज़ का वो होना चाहिए। और इसमें रिस्क ये है कि मतलब अगर प्राइवेट प्लेयर्स को ले आएंगे तो ये केवल और केवल प्रॉफिट से ही ड्रिवन होते हैं, तो हो सकता है कि ये रूल्स को बैंड भी कर दें आगे चल के। ओमान, इंडिया ओमान का रिलेशनशिप को थोड़ा सा देख लेते हैं। 2023 में ओमान के सुल्तान आए थे, हैथम बिन तारिक इंडिया में आए थे। ये 2018 के बाद 2025 में इंडिया के मोदी की ये सेकंड विजिट है ओमान की। इम्पोर्टेंस क्या है देखो, ओमान जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। नहीं समझे, जैसे ये इंडिया है,
ये इंडिया है, तो यहाँ पे ओमान पड़ता है, तो ये पर्शियन गल्फ के माउथ पर ही है ना। ये यमन है, ऑलराइट, ये अरेबियन सी है। तो रीजनल प्रॉक्सिमिटी तो है ही है हमारी भाई। ओमान इंडिया के बिल्कुल पास पड़ता है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, उसके बाद ये ओमान ही पड़ जाता है। तो ये प्रो पाक, देखो ये अगर इस रीजन की बात करें तो ये प्रो पाक रहा है ऑलरेडी, है ना। लेकिन ओमान ने इंडिया के लिए अपने डोर्स हमेशा ओपन रखे हैं। ओमान ने इंडिया का हिस्टोरिकली बहुत सपोर्ट किया है। ओमान एक पिलर है हमारे वेस्ट एशिया पॉलिसी का, उसका की पिलर है ओमान। हमने इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने इस्टेब्लिश कर दी थी 2008 में ओमान के साथ, नहीं समझे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब हम जब भी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, नहीं समझे। तो हमने सिक्योरिटी की के पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए ओमान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। G20 में भी हमने इसको इनवाइट किया था एज स्पेशल गेस्ट। ओमान पहला कंट्री बन गया था गल्फ का जिसने इंडिया के साथ ऑल 3 विंग्स की एक्सरसाइजेज हैं। 3 विंग्स की एक्सरसाइजेज का मतलब है आर्मी की भी है, एयरफोर्स की भी है और नेवी की भी है। अल नजाह आर्मी की है, ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स की है, नसीम अल बहार ये नेवी की एक्सरसाइज है ना। ओमान ने अलाउ किया हमको ट्रांजिट फॉर एयरक्राफ्ट्स एंड नेवल शिप्स। देखो रेड सी क्राइसिस आई थी, एंटी पायरेट ऑपरेशन हम कर रहे थे, रेड सी क्राइसिस आई थी जब हूती के रेबल्स हमारे जो रेड सी में हमारे ऑयल टैंकर्स और उसको अरेबियन सी में कैप्चर करे ले रहे थे। तो उसमें ट्रांजिट किसने अलाउ किया था? ओमान ने हमारा बहुत सपोर्ट किया था कि तुम अपनी शिप भी लेके आओ, तुम अपने हवाई जहाज भी लेके आओ और पायरेट्स को ख़त्म करो यहाँ से, नहीं समझे। तो यहाँ पे ओमान ने हमारी बहुत हेल्प की थी। नेक्स्ट हम इसको अगर देखें, ओमान पहली कंट्री बना था, इसने हमारी इंसास असॉल्ट राइफल्स खरीदी थी इंडिया से। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम की असॉल्ट राइफल्स इन्होंने खरीदी थी। 2018 की विजिट में जब मोदी गया था वहाँ पे, तो इंडिया की नेवी के लिए ओमान के जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं उनको एज अ लॉजिस्टिक पोर्ट हमने लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए यूज़ करने के लिए हमने वो साइन कर लिया था। मतलब अगर जो पर्शियन गल्फ है उस रीजन में अगर कोई भी दिक्कत आती है हमारी शिप्स को, तो हम ओमान के पोर्ट्स पर जाके लॉजिस्टिक सपोर्ट्स ले सकते हैं। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हम काउंटर कर सकते हैं चाइना को इस रीजन में। एसेंशियल फॉर आईमैक, आईमैक कॉरिडोर का है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके लिए ये है। ये अगर देखा जाए तो ये जो ओमान पड़ता है ये पार्ट ऑफ रिमलैंड है। स्पिकमैन ने और मकाइंडर ने हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरीज दी थी। तो ये जो रिमलैंड थ्योरी दी थी उसमें स्पिकमैन ने बताया था कि ये जो रिमलैंड है जो इस रिमलैंड को कंट्रोल करेगा वही आपका पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। मैं थोड़ा सा रिमलैंड का एरिया आपको बता देता हूँ। और ये तो उसने बताया था कि ये पूरा रीजन हार्टलैंड है और ये पूरा रीजन बताया था ये रिमलैंड है, नहीं समझे। तो ये स्पिकमैन ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था। तो रिमलैंड में इंडिया भी आता है, ओमान भी आता है। तो ओमान रिमलैंड का पार्ट है। अगर कोई भी कंट्री ओमान को कंट्रोल कर सकती है तो वो हार्टलैंड को भी कंट्रोल कर सकती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो $10 बिलियन का ट्रेड है हमारा ओमान के साथ। 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज भी हो रहा है और इट इज़ हाईली इन फेवर ऑफ इंडिया। मतलब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो कम एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं समझे। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, कुमुलेटिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करें तो $605 मिलियन का ओमान इन्फ्लो फ्रॉम ओमान ने इंडिया में कर रखा है। जॉइंट वेंचर हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, इंडिया ओमान जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड हमने बनाया हुआ है। 50-50% का जॉइंट वेंचर है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओमान की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच में। फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स में हमने बहुत सारे वो कर रखे हैं, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने साइन कर रखा है लैंडमार्क MOU, जिसमें NPCI जो है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रूपे डेबिट कार्ड और तुम्हारा हमारा जो UPI है उस तरह का हम लोग इसमें पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। किस किस डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं इसके साथ वो देख लेते हैं। देखो हम लोग ट्रेड के डोमेन में काम कर रहे हैं इसके साथ, हम इन्वेस्टमेंट में, हम डिफेंस के लिए पार्टनरशिप चाहते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी हम इसके साथ चाहते हैं, एनर्जी के क्षेत्र में कोऑपरेशन करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कोऑपरेशन करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं। अब ट्रेड का देख लेते हैं। पहला ट्रेड में हो सकता है कि मोदी इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर ले इसके साथ में, CEPA। ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। सेकंड ओनली आफ्टर UAE के साथ हमने इस तरह का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ऑलराइट।
यूएई के साथ, है ना। तो इससे क्या होगा, ट्रेड रिलेशंस डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, है ना। जो यूएसए ने, मैंने बताया ना, टैरिफ लगा रखे हैं, तो इंडिया नए मार्केट्स ढूंढ रहा है, तो एक तरह से ओमान एज अ न्यू मार्केट इंडिया के लिए हो सकता है, इंडिया के गुड्स के लिए। ऑलराइट, हम लोग स्पेस में भी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, रॉकेट वॉकेट लॉन्च कर देंगे इनके, सैटेलाइट वगैरह। कनेक्टिविटी में आईमैक के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो जो आईमैक हमने G20 में समिट में लॉन्च किया था, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो जो आईमैक है वो कहाँ से होकर जाना है भाई, इंडिया से जाएगा, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, इधर ही से होकर ना जाना है। तो यूएई के बगल में ही तो ओमान है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। एनर्जी कोऑपरेशन हम इसके साथ कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन में एमओयू साइन कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में है। और देखो, ओमान ने बात करी है, ओमान चाहता है कि इंडिया जिस तरह से यूएई के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को अपने पास रखता है ना, और पेट्रोलियम के, वैसे ही हमारे भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को अपने पास रख ले। तो मैंने आपको बताया था कि 90 दिन के पेट्रोल, बताया नहीं था, मतलब मैं बता देता हूँ, 90 दिन के, 90 डेज़ के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए पेट्रोलियम के हर कंट्री के पास, कि अगर किसी भी लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो अगर इंपोर्ट ऑयल का इंडिया में बंद हो जाए, तो 90 दिन का पेट्रोलियम ऑयल इंडिया के पास होना चाहिए, कि 90 दिन तक हम युद्ध भी लड़ लें तो हमारे डीजल और पेट्रोल ख़त्म ना हो पाए, नहीं समझे। तो ये मैंडेटरी तो नहीं है, मतलब इतना होना चाहिए मिनिमम, ऐसा माना जाता है। तो हमारे यहाँ जो यूएई है, उसने भी अपने पेट्रोलियम के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंडिया में इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो मैंगलोर में हमने कर रखे हैं यूएई के। तो इसी तरह से ओमान भी चाहता है कि जैसे तुमने यूएई के लिए अपना, हमारा, उनका तेल छुपा के रखा हुआ है मैंगलोर में, वैसे ही हमारा कहीं ना कहीं छुपा लो। तो इंडिया के 3 साइट्स हैं जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं। एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर कर्नाटक में, पादूर है कर्नाटक में, ठीक है। नहीं तो एक आंध्र प्रदेश में, 2 कर्नाटक में, याद रखना, विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादूर। ऑलराइट, और 2 नई साइट्स को और आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना सकते हैं। एक है चंडीखोल उड़ीसा में, एक है बीकानेर या फिर बीना राजस्थान में, ठीक है कि नहीं। तो ये 2 नई साइट हैं जहाँ पे हम एक नए ये रिजर्व्स बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डिफेंस में भी मैंने बता दिया, जॉइंट प्रोडक्शन हम फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्रिटिकल वेपन प्लेटफॉर्म्स जैसे तेजस फाइटर क्राफ्ट है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपन इनको। नेवल पेट्रोल शिप्स हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रडार इक्विपमेंट हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भी डील को फाइनलाइज किया जा सकता है। काउंटर टेरर ऑपरेशंस में ये हमारी हेल्प कर सकता है, एंटी पायरेसी कोऑपरेशन में ये हमारी हेल्प कर सकता है ना। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हेल्प कर सकता है। और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में भी, जैसे आईआईटीज़ है, आईआईटी और आईआईएम है, ये ओमान में इनकी ऑफशूट ब्रांचेस खोली जा सकती हैं। तो ये इंडिया ओमान का ये रिलेशनशिप्स हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये आईटीपी प्राइज़ मिला है इंडिया के 2 लोगों को, टीटस चंदा स्थिताधि स्थित स्थादी रॉय, ठीक है। इन 2 लोगों को मिला है, देख लो भाई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या है, आईसीटीपी क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। इसका पूरा नाम क्या है? अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। ये है आपकी त्रिस्ते, इटली में, इटली में है ये। अब्दुल सलाम कौन था? इसको नोबल मिला था 1979 में, पाकिस्तान का था ये पहला मुसलमान था, साइंटिस्ट जिसको नोबल मिला हो। सेकंड था किसी एक मुस्लिम कंट्री से टू विन अ नोबल प्राइज, मतलब सेकंड मुस्लिम कंट्री से था, मतलब किसी एक मुस्लिम कंट्री से एक और नोबल प्राइज़ वाला आदमी आया था वो, लेकिन मुसलमान नहीं था। पहला मुसलमान यही था। इसको अकेले नहीं मिला था 1979 में, इसको शेल्डन ग्लाशॉव और स्टीवन वीनबर्ग के साथ में दिया गया था। 3 लोगों ने ये शेयर किया था। क्या ये पहली बार हुआ है कि ये प्राइज़ हमको मिला हो? ऐसा नहीं है, हमको पहले भी मिल चुका है। ये तीथन चंद्र आईआईटी मद्रास के थे, ये सीतादी रॉय आईआईसी बेंगलोर के हैं। नीना गुप्ता को भी 2021 में मिला था, इससे पहले भी बहुत लोगों को मिल चुका है। ऑलराइट, तो इन्होंने किस चीज़ में काम किया है?
रिकॉग्नाइजेज एक्सेप्शनल एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दिया थ्योरी ऑफ क्वांटम मैनी बॉडीज, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। बाकी का इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मस्ट रीड है, इसको आप लोग पढ़िएगा। ये उड़ीसा ने किस तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम किया है उसके बारे में दे रखा है। उड़ीसा को अगर देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन 4.1 करोड़ थी 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये 4.9 करोड़ होने वाली है 2036 में, ऐसा अनुमान बनाया जा रहा है। तो अगर TFR देखें 2021 में इनकी 2.1% थी, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने बोला इनकी 1.8% रह गई है ना। TFR भी इन्होंने कम कर लिया है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 को ही हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। इसमें इसका मतलब है कि मतलब हर 2 आदमी के बदले 2 आदमी पैदा होने चाहिए, 2 मरे तो 2 जन्म लें, वही है ये। वुमेन की पॉपुलेशन इस समय 49.46 है पूरी पॉपुलेशन की। 83% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। इस 83% पॉपुलेशन का 83% वुमेन है रूरल एरिया में। 40% पॉपुलेशन इसकी देखा जाए तो SC ST में है। तो इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं? सेक्स रेशियो एट बर्थ बहुत कम है, 894। तो इसमें यही दे रखा है कि हमने किस तरह से इन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। पहला है देखो हेडविंड्स टेलविंड्स। हेडविंड्स बोलते हैं प्रॉब्लम्स को, जैसे कोई शिप जा रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से हेडविंड्स आएंगी, तो मतलब ये इसको रोकने की कोशिश करेंगी, तो इसको प्रॉब्लम्स बोलेंगे। अगर इधर से हवा चलेगी तो ये टेल है इसकी, तो इस टेल की टेल विंड्स बोलेंगे, तो ये इसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये अच्छा ही बताती है। तो हेडविंड्स देखो, प्रॉब्लम्स क्या है? पहली चाइल्ड बर्थ की मैंने बता दिया, सेक्स रेशियो का बता दिया, एट बर्थ बहुत कम है। नेक्स्ट इशू क्या है इसका? देखो हाई नेशनली, मतलब साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग तो ट्रैफिक्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत तगड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा माइनर गर्ल्स बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैफिक हो रही हैं। मिसिंग चिल्ड्रन है 5000 5,500 से ज़्यादा। तो ये डीप बहुत ही ख़राब स्थिति को दर्शाता है ना। तो इसके लिए सरकार लेके आई है SSAP, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, मतलब चाइल्ड्स के लिए लेके आए हैं ये इसकी। ये है देखो SSAP, द स्टेट स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान टू एंड अर्ली चाइल्ड मैरिज, SSAP लेके आए हैं। प्लस ये अद्विका है, जशोदा है, सुभद्रा है, ये सारी जो स्कीम्स है ना वो राइट बेस्ड, मतलब राइट्स देना चाहते हैं लोगों को, अधिकार बेस्ड रिफॉर्म्स हैं ये, है ना। तो बहुत काम किए। देखो अगर क्या क्या काम किए हैं, स्टेट ने 14,000 से ज़्यादा तो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट कर दिए हैं, ठीक है। और 13,500 विलेजेस और 954,000 के करीब ग्राम पंचायत को चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑलराइट, 10,000 से ज़्यादा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। 63,000 चाइल्ड मैरिज इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड विजिलेंस सिस्टम क्रिएट किया है, मतलब जहाँ भी शादी हो रही है वहाँ का कोई आदमी जाकर तुरंत बता देगा कि चाइल्ड मैरिज हो रही है और तुरंत उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। आजीविका भी हम लोग लेके आए हैं। इसके लिए क्या है? इसमें पीयर एजुकेटर्स, मतलब दोस्त को पढ़ाई बैठा के, फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो जहाँ पे अवेलेबल है वो तुरंत रेस्पॉन्ड करे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, चाइल्ड अब्यूज़ को, चाइल्ड मैरिज को। जाए भैया, भाई कहीं पे शादी हो रही है बच्चे की तो आसपास के लोग ही जाके रोक सकते हैं उसको, तो क्योंकि उनको सबसे पहले पता चल जाता है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इस अद्विका मिशन के थ्रू लेके आए हैं। प्लस इंटीग्रेट कर दिया गया है चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, इन सारी हेल्पलाइंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। द अमारी शिशु डैशबोर्ड, ये बहुत सारे स्कीम, मैं चाहता हूँ इसको आप लोग पढ़ लें, इट इज़ अ मस्ट रीड आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमको बायो सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है इस देश में। बायो सिक्योरिटी है क्या? बायो सिक्योरिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम डिज़ाइन टू डिटर, मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स का अगर अपन लोग इंटेंशनली मिसयूज़ कर रहे हैं और टॉक्सिन्स का और टेक्नोलॉजीज़ का, उसको रोकने के लिए अपन लोग क्या लगाना चाहते हैं? बायो सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। बायो सिक्योरिटी इज़ नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग ओनली ह्यूमन हेल्थ, बट एग्रीकल्चर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है भाई, और एनिमल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है। केवल इंसानों के बारे में मत सोचो, खेती के बारे में भी सोचो। अगर आपने देखा होगा कुछ समय पहले चाइना ने भेजी थी एक फंगस, चाइना ने फंगस भेजी थी USA में। अगर ये फंगस फैल जाती खेतों में USA के में, तो एग्रीकल्चर
ठप्प पड़ जाता 1-2 साल के अंदर ही, नहीं समझे, बर्बाद हो जाता यूएसए, मतलब भुखमरी भी आ सकती थी उधर, वैसे आती नहीं क्योंकि वो इम्पोर्ट कर लेते, बट स्टिल। अब इंडिया का अगर आप देखोगे, इंडिया में देख लो भाई कितना ज़रूरी है ये है इंडिया, ठीक है। ये बांग्लादेश है, नफ़रत करते, पाक नफ़रत करते, चाइना नफ़रत करते, अफ़गानिस्तान नफ़रत करते हैं, नहीं समझे। नेपाल भी इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करता है, श्रीलंका वाले अलग नफ़रत करते हैं, मालदीव्स वाले अलग नफ़रत करते हैं, पूरा नफ़रतों से हम घिरे हुए हैं, नहीं समझे, सॉरी, ये हमारा हार्ट है, तो अपन लोग नफ़रतों से ही घिरे हुए हैं। तो हमें तो बहुत ज़रूरत है इसकी बायो सिक्योरिटी की, ठीक है। फ्यू इंस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। बायो वेपन्स डेवलपमेंट, जैसे इसके लिए एक कन्वेंशन आया हुआ है, बायोलॉजिकल कन्वेंशन एक्ट 1975 में एग्जिस्टेंस में आया था ये। तो ये पहली इंटरनेशनल ट्रिटी थी, वो प्रोहिबिट करती थी नॉट ओनली यूज बट ऑल्सो इनका डेवलपमेंट, के बनाना भी नहीं है, अगर बना रखा है तो इसको डिस्ट्रॉय भी कर दो, इसके स्टॉक पाइल्स को, ठीक है कि नहीं। इंडिया को ज़रूरत क्या है बायो सिक्योरिटी की, ये मैप बना के मैंने आपको बता दिया है। इंडिया की ज्योग्राफी और इकोलॉजी की बात करें तो बहुत ही वनरेबल है अपन, क्रॉस बॉर्डर बायो रिस्क, भाई बॉर्डर हमारे इतने पोरस हैं, कहीं से भी आके कोई फंगस का थैला फेंक देगा किसी भी खेत में और वो फंगस फैल जाएगी एक खेत से पूरे इंडिया में, नहीं समझे। और हम लोग हाईली डिपेंडेंट हैं ऑन एग्रीकल्चर, खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे भाई, ठप हो जाएगा देश हमारा। तो इसके लिए अपन को क्या ज़रूरत है, बायो सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ नॉट हैड एनी एक्सप्लिसिटली नोन बायो सिक्योरिटी अटैक, अभी तक हमारे ऊपर अटैक हुआ नहीं है, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं एलिजिबली प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सिन्स राइसिन फ्रॉम कैस्ट्रॉल। देखो जो कैस्टर ऑयल होता ना, इसको अंडी बोलते हैं गाँव में, इसको कैस्टर ऑयल, ठीक है। इसमें अंडी को पीसने के बाद ऑयल निकल जाता है, इसके बाद जो बचता है ना सफ़ेद सफ़ेद वाइट पाउडर, वो होता है बहुत ही जहरीला, ऑलराइट। इसी जहरीले चीज़ से ये राइसिन निकल के आता है ना। इसका यूज किया गया था, इस पाउडर को अगर कोई आदमी सूंघ भी ले ना, नाक में चला जाए तो बहुत दर्दनाक बुरी मौत होती है। तो एक बार टेररिस्ट लोगों ने किसी एक यूएसए के प्रेसिडेंट को मारने के लिए इसका यूज किया था, तभी ये जो टॉक्सिन है राइसिन, ये न्यूज में आया था। उन्होंने क्या किया था, एक एनवलप तैयार किया बहुत अच्छा, उसमें इसका पाउडर बहुत ही बारीक पिसा हुआ उसमें रख दिया लग के, है ना, और टॉप सीक्रेट की मोहर लगा के प्रेसिडेंट के लिए भिजवा दिया। वो तो शुक्र है कि उसके किसी आदमी ने खोल लिया, अगर प्रेसिडेंट खोलता ना तो उसकी फ्यूम्स जो है उसकी बॉडी में चली जाती, नाक से सूंघने के थ्रू ही, है ना, कुछ पाउडर थोड़ा सा अंदर जाता और उसकी डेथ जो है पक्की थी। तो यही टेरर अटैक किया जा सकता है। तो ये इसके इंसिडेंट्स आए हैं सामने, ऐसा नहीं है ना। और नॉन एक्टर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल टूल्स और कई तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। इंडिया में कई सारी टेक्नोलॉजी फैल रही हैं, उसके बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी फैल रही हैं, तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल वेपन्स भी बुरी तरह से फैल सकते हैं उनका यूज़ कर एज अ प्लेटफॉर्म, है ना। और बहुत सारे काम हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, व्हाट इंडिया हैज़। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये क्या करता है, रिसर्च एंड गवर्नेंस ऑफ सेफ्टी फ्रेमवर्क फॉर लैब के लिए लैब में जितना भी बायो सेफ्टी से रिलेटेड काम चल रहा होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख लेगा। फिर हमारे पास है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, तो ये आउटब्रेक्स को और सर्विलेंस को मैनेज करता है कि भाई अगर कोई डिजीज़ का आउटब्रेक हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए। फिर हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये मॉनिटर करता है लाइव स्टॉक की बायो सिक्योरिटी एंड ट्रांसबाउंडरी डिजीज़ के, मतलब पशुओं में कोई वो तो नहीं हुई जा रही है बीमारी, तो उसको ट्रैक करेगा। फिर हमारे पास है प्लांट क्वारंटाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, पेड़ों में तो एग्रीकल्चर के इंपोर्ट्स में, मतलब पेड़ों वगैरह में पौधों में तो कोई बीमारी नहीं फैल रही है, और एग्रीकल्चर का जो कोई हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं किया है, उसको ये देखता है। फिर हमारे पास है इंडिया बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी लॉज है हमारे में, इसके अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं, ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या करता है, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये मॉनिटर करता है। फिर हमारे पास है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ओ माय गॉड, ये भी है भाई, इसको देख लेना। तो ये क्या मॉनिटर करता है, क्रिमिनलाइजेज बायोलॉजिकल वेपन, किसी के पास बायोलॉजिकल वेपन है उसको क्रिमिनल घोषित करके जेल में डाल देंगे।
हमने डेवलप किए हुए हैं बायोसेफ्टी रूल्स ऑफ 1989, है ना। तो 2017 में गाइडलाइंस भी इश्यू की गई हैं। हमारे पास फिर NDRF भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है। तो ये गाइडलाइंस इशू करता है कि भाई कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाए तो तुमको करना क्या क्या है। ठीक है। इंडिया अब बहुत जगहों का पार्ट भी है, इंटरनेशनल जैसे बायोलॉजिकल कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है। प्लस ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसको याद कर लेना, इसका नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ठीक है। और ये मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स को देखता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में कमेंट करके बता देना, मैं इसके बारे में लिखना भूल गया हूँ। ठीक है। कई सारी मल्टीपल एजेंसीज़ हैं। अगर हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें, इंडिया की बहुत ही ख़राब रैंक है भाई, 66वें नंबर पे आते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है हम। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है। और प्लस इसमें ये भी बोला गया है कि उससे ही काम नहीं चलेगा भाई, बायो सिक्योरिटी लाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास अप्रेटस भी होने चाहिए अच्छे, है ना। मतलब बायोलॉजिकल आउटब्रेक हो भी जाए तो यार तुम्हारे पास कपड़े लगते तो हो पहनने के लिए, है ना। तो उस सब में काम करो अच्छे से, तो उसके लिए ज़रूरत है अपन लोगों को इसकी बायो सिक्योरिटी की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा वीडियो हो पर लंबा हो जाता है, आई एम सो सॉरी फॉर इट। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।